कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल और आपकी अपनी फैमिली नेशनल थम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से करंट अफेयर का पार्ट 3 जो है कवर करने वाले हैं। ये जो है करंट अफेयर जो घटना सार की 6 मंथ की आती है हाफ ईयरली, जिसमें कि 1 जनवरी 2025 से और लगभग में 2 जुलाई 2025 तक का जो भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो राष्ट्रीय हो और चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो, सारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं तो उनको हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। जो भी आपके 2025 में एग्जाम होने वाले हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के तो टॉपिक इसमें कंप्लीट ही हमारे हो रहे हैं, प्लस जो जीएस का स्टैटिक पोर्शन होता है तो वो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर जो है आपका कोई भी एग्जाम 2025 में है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को फॉलो करिए। आप एक वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं अथवा नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना इसने कर दी है। इसने जो है स्थापना कर दी है, तो केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग आयोग, एक अलग कमीशन जो है उसने बना दिया है। ताकि क्यों क्यों बनाया होगा, हम सोच सकते हैं कि जब आदमी जो है वरिष्ठ का मतलब काफी ज्यादा वृद्ध हो जाता है, ठीक है ना, वो सीनियर होता है, तो उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो समस्याएं सॉल्व हो सके और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको जो है वो समस्याओं का सामना करना ना पड़े। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, जिसमें पहला लग जाए बताने की आवश्यकता है नहीं, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए डिटेल करते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, आपको ध्यान रखना है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये वही होती है चिड़ियाघर को मंजूरी देती है और चिड़ियाघर को मैनेज भी करती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले कौन सा बाघ है, पॉइंट शुड बी नोटेड, सफेद बाघ। वहां पे खाली बाघ दे देगा तो गलत हो जाएगा, सफेद बाघ। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी जनवरी 2025 में प्रदान की है। आगे देखते हैं, इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। दिस पॉइंट ऑल्सो शुड बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां स्थापित किया जाएगा, तो नेशनल पार्क हमने देख लिया है, रीवा है, लेकिन अगर प्रॉपरली वो स्थान पूछे तो गोविंदगढ़ में, जो मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास है। भाई पीसीएस में ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे। कह रहा रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट। अब स्टैटिक रूप में आपको ध्यान रखना है कि भाई भारत में जो उच्च शिक्षा होती है उस पर जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है वो आपकी नीति आयोग ही प्रकाशित करती है। ऐसे आपने इनोवेशन इंडेक्स भारत में जो प्रकाशित होता है तो वो भी आपकी नीति आयोग ही प्रकाशित करती है। आपको स्टैटिक पोर्शन में ध्यान रखना है। आइए इसको डिटेल करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस समय कौन, सुमन बेरी हैं। उन्होंने क्या किया है, विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। जो ये फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स 250 के आसपास पेज है। अगर आप हर पॉइंट को पढ़ेंगे तो ना तो वो समझ में आएगा और वो कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको क्यों कवर करें, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर करेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। उच्च शिक्षा पे रिपोर्ट है तो उच्च शिक्षा के बारे में हमें कवर करना चाहिए। उच्च शिक्षा पर प्रति युवा खर्च के मामले में केरल सबसे ऊपर है और उसके बाद में तमिलनाडु है। बस आप दो ध्यान रख लीजिए, दो से हमारा काम चल जाएगा। आप पहले ध्यान रखो और लास्ट वाला भी ध्यान रखो। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसका भी स्थान ध्यान रख सकते हो क्योंकि आपके स्पेशल स्टेट करंट अफेयर में उसका स्थान भी पूछा जा सकता है। तो पहले मामले में केरल, दूसरे मामले में तमिलनाडु है।
जबकि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़े हैं, मतलब इनका जो स्थान है वो बहुत कम है। फिर कह रहा है आगे, रिपोर्ट में पाया गया कि महाराष्ट्र 11,421 करोड़ के बजट के साथ उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में सबसे आगे है। क्या आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, तो समझ लीजिए। कह रहा उच्च शिक्षा के प्रति युवा खर्च के मामले में केरल सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ पे कह रहा उसने प्रति व्यक्ति नहीं लगाया है, उसने प्रति व्यक्ति नहीं लगाया, ओवरऑल बजट की बात की है। अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो उच्च शिक्षा पे जो सबसे आगे राज्य है, जो सबसे ज्यादा खर्च करता है उच्च शिक्षा पे पैसा, तो वो आपका महाराष्ट्र है। 11,421 करोड़ रुपए उसने खर्च किए। उसके बाद में बिहार। दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि हम इसे मतलब ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते बिहार भाई गरीब राज्य है तो इतना पैसा कैसे वो खर्च कर रहा होगा, लेकिन रियल है वो खर्च कर रहा है। आगे देखते हैं, राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए सबसे कम बजट सिक्किम का है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हम अनुमान लगा सकते हैं, उसने प्रति स्टूडेंट की बात नहीं कही है, ओवरऑल कुल स्टूडेंट्स की बात कही है ना, ओवरऑल बजट की बात कही है। और सिक्किम की हमें पता है जनसंख्या कम है, तो रिलेट करके भी याद रख सकते हो, संख्या कम है तो जो है इतना ज्यादा मतलब बजट भी शिक्षा पे वो खर्च नहीं कर सकता, तो सिक्किम है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना। और इधर आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत कुछ फायदा इससे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंस एग्जाम में भी इन्हें जो है कोट कर सकते हैं, जहां पे भारत में जो शिक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है उसको टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं, कवर करते हैं इस टॉपिक को। श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल जिले में गगनवीर और सोनमर्ग के बीच जेड मोड़, इसको देखना है, जेड मोड़ पर निर्मित 6.5 किलोमीटर लंबी जेडमोड़ सुरंग, जेडमोड़ सुरंग नाम ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसे सोनमर्ग सुरंग के भी नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन जो है हमारे पीएम जी ने 13 जनवरी 2025 को किया है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। आगे इसी से संबंधित है, कह रहा है निकट जोजिला सुरंग जिसके 2026 तक पूरे होने की संभावना है। कहने का मतलब जो अभी हमने पास देखा है जीजेड पास, तो वो जोजिला सुरंग के पास में स्थित है, और जोजिला सुरंग कह रहा है कि 2026 तक पूरी हो सकती है। सोनमर्ग टनल का वास्तविक निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। अब कितने साल लग गए? 10 साल लग गए हैं, क्योंकि सुरंग पहाड़ों के अंदर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। सोनमर्ग तक पहुंचने वाला सड़क मार्ग जेड के आकार का मोड़ होने के कारण इसका नाम भी जेड मोड़ पड़ गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश से देख सकते हो आप कितनी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है, और स्पेशल जो प्लांटेशन है, जो वन है, जो स्पीसीज है, तो उनसे मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट अभी तक का मतलब 58 ही भारत में क्या है आपके टाइगर रिजर्व है। कह रहा है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य 57वां टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स घोषित कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया। 56वां गुरु घासीदास भी ध्यान रखोगे छत्तीसगढ़ का, लेकिन आपको दो तो ध्यान ही रखने पड़ेंगे, दो तो आपको डेफिनेटली फ्रेंड्स ध्यान ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन इन्हें टाइगर रिजर्व घोषित करता होगा? तो एनटीसीए का नाम पता है हमें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो वही जो है क्या करती है, टाइगर रिजर्व को मान्यता देती है। आइए थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, कहेगा कि भाई इस नेशनल पार्क से जो है ये नदी निकलती है, ये स्पीशीज पाई जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए 58 टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी दी है। माधव बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, शिवपुरी में यह स्थित है। अभ्यारण्य कुल कितना भाई 37,523 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, ठीक है। और ये हमें पढ़ने की नो नीड, ये चीज थी पढ़ने की, हमने आपको पहले बता दिया है भाई। बाघ से संबंधित अगर कोई मान्यता देता है तो वो एनटीसीए ही है, हमने आपको बता रखा है। कह रहा है
जब माधवगढ़ को टाइगर रिजर्व की मान्यता दी गई तो ऐसा करते हुए मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में ही है। कह रहा रातापानी, अगर और हम थोड़ा सा देखें तो कह रहा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, को दिसंबर 2024 में बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में भी मान्यता दी गई है। ठीक है ना, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन फ्रेंड जो है वो बदलता नहीं है, करंट अफेयर बदल जाता है, तो जहां पर भी स्टैटिक पोर्शन आए आपको उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और याद रखना है। 57वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया था किसे? रातापानी को। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व है। ओके, ठीक है। और देखें भाई, ये तो हमने स्टैटिक ग्रुप में पढ़ ही चुके होंगे, तो इन्हें छोड़ लेते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। कुल मिला के सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, थरमन सनमुगरत्नम, थरमन सनमुगरत्नम, इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, ये जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, इन्हें इनवाइट किया गया था। यह पहला अवसर था जब इंडोनेशिया का सैन्य दल भी राष्ट्रपति के साथ साथ में जो इंडोनेशिया का सैन्य दल था जिसने हमारे जो है गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी आए थे। विदेश में किसी राष्ट्रीय दिवस पर परेड में हिस्सा हुआ, ठीक है ना, तो ऐसा पहली बार हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो, बहुत स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन अगर आप प्रैक्टिस लगाते होंगे तो आपने डेफिनेटली ये क्वेश्चन लगाया होगा कि भाई भारत जैसे ही गणतंत्र हुआ था, मतलब 1950 में, तो जब पहला गणतंत्र दिवस भारत में मनाया था तो उसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सुकर्णो। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह, अरे क्या है, नहीं लगाएंगे, अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है ना, अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तो इनको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वर्ष 2025 को कह रहा भारत आसियान पर्यटन वर्ष, भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में भी मनाए जाने की प्लानिंग चल रही है कि 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो भारत आसियान पर्यटन दिवस के रूप में हम इसे मनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टैग लाइन है भाई, पूछी जाती है, मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो जो पिछले पेपर्स आए हैं जैसे आरओ का हुआ है, पीसीएस का हुआ है, इवन यूपीएससी का, उसने मैचिंग में पूछा, उसने पूछा कि 2010 से 2020 तक ये एक दशक है, ये किस लिए मतलब मनाया गया, किस लिए था ये, तो ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और देखने हम लोग। कह रहा इन दोनों नेताओं, कौन कौन से भाई, भारत के जो आपके जो पीएम है और इंडोनेशिया के जो थे, तो उनके बीच में कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से वो क्षेत्र है, कह रहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है, आयुष तटरक्षक बल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौते शामिल है। इन्हें हमें अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इन पे आधारित जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो एमसीक्यूज भी कराएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे में समझना कि पढ़ने से इससे लाभ नहीं हुआ, इसी से तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। भाई एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आपका सिर्फ आंसर एक ही तैयार होगा, लेकिन इसमें आप कितनी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लें, तो ये बेटर है बजाय कि वन लाइनर एमसीक्यूज से। ठीक है ना, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है। कह रहा है ये जो रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है ना, तो क्या हुआ, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 21 जनवरी 2025 को जारी की गई है। बिल्कुल, कब कब की है ये, 2023 तक की है, लेकिन भाई 2023 तक की है, लेकिन जारी कब की गई है, तो 2025 की शुरुआत में, मतलब जनवरी 2025 में जारी की गई है। इसको ध्यान में रखना, वो ईयर इधर उधर कर देगा स्टेटमेंट में, वहां पे हमारे चांस है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन नहीं होने देंगे। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, स्टैटिक पोर्शन, ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स प्रत्येक नॉर्मली कह रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे जो वो आपकी होती है
जानवरों से संबंधित जो गणना होती है 4 वर्ष पे होती है, जैसे कि टाइगर से संबंधित तो वो 4 वर्ष पे होती है, ध्यान रखना। 2023 की यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ध्यान में रखना है 18वीं रिपोर्ट है। नंबर आपसे पूछा जा सकता है, कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में कुल वन आवरण है वो इतने वर्ग किलोमीटर है, इतने वर्ग किलोमीटर है, 7,75,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, सिर्फ वनावरण की बात कर रहा है, वृक्षावरण की बात नहीं कर रहा है। अगर खाली वनावरण पूछता है तो इसका क्षेत्रफल किलोमीटर में ये रहा, और अगर परसेंट के हिसाब से बात करें तो 21.76% ये रहा है। फिर इसके बाद में कह रहा है इतने 1,12,014 वर्ग किलोमीटर ये वृक्षावरण भी है, ये वृक्षावरण भी है। अगर वो कुल पूछे तो कुल इन्हें हम जोड़ के बताएंगे 21 और प्लस 3.41। अगर वो अलग अलग पूछे तो हम अलग अलग बता देंगे, ठीक है ना। आगे उसने जोड़ के भी हमें बताया है, तो आइए जोड़ के भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्षावरण, क्या बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। वनावरण और वृक्षावरण में फ्रेंड्स अंतर होता है। कह रहा अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। तो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना है परसेंटेज, और ये जो डाटा आपका दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट में देश के राज्यों में सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है, वन प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, अगर प्रतिशत पूछेगा तो मध्य प्रदेश आंसर नहीं होगा। वो क्या कह रहा है, रिपोर्ट के अनुसार देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र या वन क्षेत्रफल बोलने मध्य प्रदेश में है। ये डाटा जब से मैं पढ़ रहा हूं तो नहीं बदलता है, क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का ही ज्यादा है। कितना है, 77,023 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश का है। 3 तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टैटिक क्वेश्चन है थोड़ा सा। और तीसरा स्थान आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तीसरा स्थान जो है वो आपका किसका है, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से देश का पहला स्थान लक्षद्वीप का है। पॉइंट शुड बी नोटेड एंड दैट इज वेरी वेरी कंफ्यूजन टॉपिक। आप यहाँ पे पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप जान पाएंगे कि भाई कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत में दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। कुल मिला के परसेंटेज में पूछे तो मध्य प्रदेश नहीं है तो लक्षद्वीप है, लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछे तो फिर लक्षद्वीप नहीं है तो फिर मध्य प्रदेश है। एक चीज और पूछता कि भाई बताओ ऐसा कौन सा आपकी यूटी है जहां पे कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो लक्षद्वीप भी है। इवन वन क्षेत्र है, इसमें वन क्षेत्र है, लेकिन कोई भी नेशनल पार्क लक्षद्वीप में नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। हालांकि और भी है, जैसे पंजाब भी है आपका, पौंडीचेरी भी है आपका, दिल्ली भी है, तो कई ऐसे हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। जहां कुल कह रहा है भू क्षेत्र का 91.33% जो भाग है वो वनाच्छादित है, वन है, लेकिन एक भी नेशनल पार्क नहीं है यहाँ पे। इस मामले में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः मिजोरम का है और अंडमान निकोबार का है। हमें पता है ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे पानी की भी भरपूर मात्रा मिलती है, और यहाँ पे रियली ग्रीनरी ही आपको दिखती है, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा है, जनजातियां भी यहाँ पे खूब पाई जाती हैं। इसी दौरान मतलब 21 से 23 जो ये आपकी रिपोर्ट आई है, इसी दौरान जो है जहां पे ऐसे राज्य जहां पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, उसमें कह रहा मिजोरम सबसे ज्यादा, गुजरात 2 और उड़ीसा नंबर 3 पर। फिर कह रहा है वही कह रहा है कि इस दौरान वृक्ष आवरण में, ये तो ध्यान रखना, वन क्षेत्र की बात कही है, यहाँ पे वृक्ष आवरण की बात कह रहा है। कह रहा है इसमें 5 राज्य जिनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कह रहा छत्तीसगढ़ में भी हुई है। पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर यूपीपीसीएस एंड यूपी अदर्स एग्जाम्स, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। हमने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि भाई हर साल गवर्नमेंट जो है, जो आपके गांव का ग्राम प्रधान होगा उसको पेड़ देती है फ्री में, बोलती जाओ कि भाई लोगों को दो जाके वो लगाएं, और ऐसा हुआ भी है, लोग लगाते भी हैं, आपने भी देखा होगा। तो जो है मतलब वृक्षावरण यूपी में बढ़ा है और दूसरे नंबर पे यूपी जो है आ गया है।
559 वर्ग किलोमीटर में जो है यूपी में वृद्धि हुई है। तो आप बेसिकली आई थिंक दो ध्यान रख लीजिए, इन्हें छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना, इन्हें छोड़ सकते हो, नीड नहीं है आई थिंक। कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय जो वन नीति है उसमें कहा गया है कि भारत कम से कम 33% भूभाग पर तो जो वन क्षेत्र है उसको करेगा, लेकिन अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं। 75.76 के आसपास या 71 के आसपास ही पहुंच पाए हैं हम लोग, अभी तो हमने देखा था। कह रहा है कौन कौन से हैं जहां पे 33% से ज्यादा है? इनमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों, आप देख सकते हो 8 राज्य कौन कौन से क्षेत्रों ने, जहां पर कह रहा है कि जो आपका वनावरण है वो 75% से भी अधिक है। ओवरऑल देख लो, रटने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आएगा। मिजोरम, आपने देखा होगा कि भाई जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां पे वनावरण बहुत होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा वहां पे जंगल मिलेंगे। मिजोरम है भाई पूर्वी है, लक्षद्वीप पूर्वी नहीं है, पूर्वोत्तर का नहीं है, एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर भी भरपूर मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार ये भी भाई जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का है, नागालैंड पूर्वोत्तर का है, मेघालय पूर्वोत्तर का है, त्रिपुरा पूर्वोत्तर का है, मणिपुर पूर्वोत्तर का है। याद रखने में आई थिंक कोई आसानी नहीं होगी, आप सिर्फ ध्यान रखना अगर पूर्वोत्तर का राज्य पूछा जाता है, पूर्वोत्तर का राज्य पूछा जाता है, आप असम को छोड़ दीजिए, आप असम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा में मणिपुर भी है ना, तो एक आध राज्यों को छोड़ दीजिए, मणिपुर है आपका, इनके अलावा में जो भी राज्य तो वहां पे 75% जो है वनावरण पाया जाता है, ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप को अलग से ध्यान रख लेना, अंडमान निकोबार को ध्यान रख लेना। ओके चलिए आगे देखते हैं। कह रहा इस स्थिति के अनुसार देश में बांसधारी क्षेत्र, बांस मतलब बांस आधारित क्षेत्र कितने हैं? 1,54,660 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। कह रहा इसकी अपेक्षाकृत कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी हुई है? 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कह रहा आकलन में देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जो है मिन्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीएससी यूपीएससी, तो जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है वहां पे नोट डाउन कर सकते हो उसको, बहुत मतलब इंप्रेसिव फैक्ट है ये। कह रहा है कि 2023 के आकलन में देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, ठीक है ना। कह रहा है ये इसमें जो है इतने मिलियन टन की वृद्धि हुई है पिछले आकलन की तुलना में, जब पिछली रिपोर्ट आई थी तो उसकी तुलना में। आगे कह रहा है कि भाई 2023 में देश में कुल कक्ष वनस्पति आवरण, कक्ष वनस्पति आवरण कितना है? आप ओवरऑल भाई 4991 है, आप ओवरऑल मान लीजिए 5000, ठीक है ना, 5000 याद करने के लिए। वर्ग किमी था जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किमी कम था, तो इसको भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। भाई रिपोर्ट 2 साल के बाद में आती है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डीपली आते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन हमसे छूट जाएगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमसे छूट जाएगा। सर्वाधिक कक्ष वनस्पति वाले आवरण 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो स्टैटिक रूप में भी हम इसे पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल ही सदैव आगे रहता है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा फ्रेंड। नंबर 2 पे गुजरात है एंड नंबर 3 पे फ्रेंड्स अंडमान निकोबार है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है 2021 की तुलना में 2023 में कक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी रही, जहां गुजरात में दर्ज की गई वहीं सर्वाधिक। अब इधर वाला पार्ट छोड़, ओके ये तो हम पढ़ी चुके ऊपर, तो इसमें क्या, हाँ परसेंटेज ध्यान रख लो, कभी कभी परसेंटेज पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का जो आपका मैंग्रोव वन होते तो उनका कितना प्रतिशत रखता है? तो 42% रखता है, 43 मान, आप 42.5 मान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा, नाम आपका इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखें, और अगर कोई स्पेशल जो एग्रीमेंट हुआ है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने जो है भारत की यात्रा की है फरवरी 2025 में। आगे देखते हैं, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौता भी हुआ है इनके बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में जो समझौता भी हुआ है। कह रहा दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव के लिए संशोधित समझौता भी हुआ है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जैसे आप मेंस लिख रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि इंटरनेशनल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको संबंध के रिगार्डिंग तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। फिर कह रहा है 7 द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है कोई दो देशों के बीच में किया जाता है और जिसके देश के बीच में किया जाता है वहां पे व्यापार जो है वो बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं और भारत के संबंध भी उसके साथ में सुधरने के काफी चांस होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है नहीं, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे। अब देख लीजिए, बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे। बहुत सारी गणनाएं हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो इसमें क्या बताया गया, कह रहा है जीबीबीसी, बस इसी को बोलते हैं पक्षी गणना को शॉर्ट में बोलते हैं जीबीबीसी। 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक हुआ, जिसमें भारत भर में कुल एक, भाई नोट कर सकते हो, जो जैव विविधता से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, ठीक है ना। आप ओवरऑल 1000 मानिए, ओवरऑल आप 1000 मान सकते हैं, 1000 या तो फिर 1100 मान लीजिए, है ना। ओवरऑल बंगाल में कह रहा है, जिसमें से बंगाल में सबसे ज्यादा है, 543 पक्षी की जो प्रजातियां हैं वो आपकी बंगाल में है, और ओवरऑल लगभग में 1068, मतलब आप मान सकते हैं 1050 मान सकते हो ओवरऑल, वो जो है भारत में पाई जाती है। आधी तो पश्चिम बंगाल में प्रजातियां हैं। इसके अलावा कह रहा है गणना के दौरान जो विशेष दुर्लभ पक्षी देखे गए, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं, पीसीएस या यूपीएससी में ये पॉइंट नोट कर लेना अगर पूछा ना जाए, ये वाला मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 3 साल से देख रहा हूं भाई, स्पीसीज से क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना स्पीसीज से क्वेश्चन। कह रहा है ये दुर्लभ, बस इतना ही पूछ लेगा कि भाई इबिसाबिल, इबिसाबिल अभी हाल ही में खबरों में था, या इसे जो है देखा गया, तो ये है क्या, क्या है, पक्षी है, क्या है, जैसे इबिसाबिल पक्षी है। जलोंग कहाँ पाया जाता है, उत्तर बंगाल, या फिर इनके नाम देगा, इन्हें मिलवा लेगा, किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर बंगाल में पाया जाता है। स्पॉटेड क्रेक, जैसे ये नहीं पूछेगा क्योंकि क्रेक मींस सॉरी क्रेक है, अगर क्रेन होता सारा हम अनुमान लगा लेते, वो अनुमान वाला पूछते ही नहीं है। स्पॉटेड क्रेक कह रहा बारुईपुर, कॉमन स्टारलिंग मालदा, तो ये सभी पश्चिम बंगाल में ही पाए गए हैं। मालदा जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना आप, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है पूछा जा सकता है। भारत डिजिटल पायलट शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आपके दिमाग में तुरंत आया होगा भाई, दुनिया का दूसरा अगर भारत बना है तो पहला कौन बना होगा, तो पहला फ्रेंड्स चीन बन चुका है। देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है भारत ने। कह रहा इस पहल के साथ भारत चीन के बाद, मैं बता चुका हूं आपको, दूसरा देश बन चुका है चीन के बाद जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है, डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। जो भारत में वर्तमान के नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू हैं, उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से अनुमोदन के बाद 20 फरवरी 2025 को इसे शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। उद्देश्य क्या है, तो भाई क्यों इसे ऑनलाइन क्यों किया गया है, कह रहा जो पायलट हैं उन्हें जो लाइसेंस दी जाती है उस प्रक्रिया को आसान इसने बना दिया है, उसको डिजिटल बनाना, सुरक्षा, पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देना तथा विमान क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देना इसका मुख्य एम है, टारगेट है इसका कि हम जो है इस क्षेत्र में इस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट, हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे जिससे रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, हवाई जो क्षेत्र है उसमें परिवहन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम जो है वो अपनाया जाएगा। भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 लॉन्च, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला लग गया है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण फरवरी 2025 में किया है। सरकार ने इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना। कहने का मतलब है कि जो है मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है कि भाई जो
विश्व स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, वो मध्य प्रदेश में आए, वहां पे कोई स्टार्टअप वगैरह सेटअप करे ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा उसने किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये उसी के संबंध में है, तो हमारे काम की चीज है नहीं। अगर यूपी स्पेशल होता तो हम कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। एक बार यूपीएससी ने पूछा था राष्ट्रीय चाय बोर्ड के संबंध में, जो है उसने क्वेश्चन पूछा था। तो यहां से भी बिल्कुल बन सकता है भाई, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। और प्लस स्टैटिक आपका इसमें कवर होगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष। दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। ओके, कौन सा कह रहा, क्योंकि पहले ही अध्यक्ष बने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं श्री पल्ले गंगा रेड्डी। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि भाई दक्षिण भारत के ही महोदय होंगे, क्योंकि रेड्डी नाम लग गया है। आंध्र प्रदेश के हो या फिर तेलंगाना के हो, को बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर आगे कह रहा, बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा वाणिज्य विभाग के जो और भी जानकार है, प्रतिनिधि हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। देखो स्टैटिक पोर्शन, हल्दी के उत्पादन में कह रहा है महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है, मतलब सबसे ज्यादा जो हल्दी उत्पादित की जाती है वो महाराष्ट्र में, एंड देन उसके बाद में तेलंगाना का सेकंड स्थान आता है। ठीक है ना, तो तक ही हमें ध्यान रखना है। देखो भाई स्टैटिक पोर्शन, इस बोर्ड के मुख्यालय का तेलंगाना के निजामाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन में भी आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे निजामाबाद, ठीक है ना, निजामाबाद में। ओके, और ये पड़ता कहाँ एक बार फिर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश या जो नहीं तेलंगाना में। ठीक है ना, तो तेलंगाना में ये पड़ता है। अगर स्टेट पूछेगा तेलंगाना, अगर प्रॉपरली वो शहर ही पूछ ले तो निजामाबाद। ओके, ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। स्टैटिक पोर्शन कवर हुआ कि नहीं, देखो और भी कवर होगा। मतलब इस किताब में आपको ऐसे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो स्टैटिक पोर्शन में आपने कवर ही नहीं किए होंगे। कह रहा है कि हल्दी को देख लो भाई, हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। आप रियल में बताओ, आपने फैक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, अगर आ जाए ना तो चौंक जाएंगे हम लोग। भारत में 30 प्रकार की हल्दी उगाई जाती है। दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। ऐसे स्टेटमेंट पूछता है कि भाई कोई पक्षी अगर न्यूज में है तो पूछेगा भारत में ये पक्षी, इन पक्षियों की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसकी भी पूछे जाने की संभावना है कि हल्दी की 30 प्रजातियां भारत में जो है फ्रेंड्स उगाई जाती हैं। ओके, भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR UNGC में शामिल। कौन सी है सबसे बड़ी जो हवाई अड्डा परिचालन कंपनी है, GMR है, इसे UNGC में शामिल कर लिया गया है। आइए इसको डिटेल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने की जानकारी दी है, मतलब ये इसमें जो है शामिल हो गई है क्या ये, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि जो UNGC है, कह रहा है GMR एयरपोर्ट ने अपनी रणनीतियों और संचालन को इसके 10 मूल सिद्धांतों के अनुरूप बनाने का संकल्प लिया है और इसने जो है पूरा करके भी दिखाया है, इसलिए इसे जो है इसमें शामिल किया गया है। कह रहा है कि GMR एयरपोर्ट द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों को US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त है। मतलब जो कंपनी शामिल की गई है तो पहले से उसका रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि उसे कई जो है ये आपके प्रमाण पत्र वगैरह मिल चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन। अब मतलब जो मेट्रो होगा ना, तो मेट्रो में भी हम लोग सौर जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, उसको भी जनरेट कर पाएंगे। कहां पे ऐसा किया गया है आइए देखते हैं। तो भाई दिल्ली में ऐसा किया गया है। कह रहा आवास और शहरी मामलों तथा बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पहले हरियाणा के जो सीएम हुआ करते थे, कह रहा दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां, तो दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर 18 फरवरी 2025 को मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी
बायोफेसियल सौर संयंत्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली में आयोजित कब किया गया, तो पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा था, ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता का भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में किया था। भारत विकास और सततता के साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि भारत कब तक जो है वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए मतलब जो है प्रयास कर रहा है। टैगलाइन है 2070 तक, ध्यान में रखना है। गिद्ध गणना में संख्या के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर, किस किस में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, थोड़ा सा स्टैटिक से जोड़ दूं अगर आप लोग चाहोगे। भाई अभी हमने वो गणना पढ़ी है ना, कौन सी भाई, बाघ जनगणना पढ़ी थी, बाघ में भी देखो ध्यान रखो, बाघ में भी क्या है, यूपी जो है भाई बाघ में पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे यूपी। अभी हमने क्या पढ़ा है, वन वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार, तो उसमें भी ये क्या है शीर्ष पर है। जनजातियों की संख्या के हिसाब पर भी क्या है शीर्ष पर है। उसके अलावा में फ्रेंड जो एक होता है तेंदुआ, तो तेंदुआ इसकी भी संख्या में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। फिर आ गया गिद्ध गणना, इसमें भी तो देखो मध्य प्रदेश से जब कई सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं तो बस आप आगे लिखो यहाँ पे मध्य प्रदेश, और जिन जिन में वो शीर्ष पर है तो आगे लिख लो। इससे होगा क्या, बस एक नाम ध्यान रखेंगे, कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये आसान तरीका है। 2025 में गिद्ध गणना का पहला चरण मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा पूछा जाएगा। भाई जो 2025 में गिद्ध गणना हुई है वो किसने की है, तो मध्य प्रदेश वन विभाग ने की है, इसको ध्यान में रखना है। गिद्ध गणना के पहले चरण के बाद मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक गिद्ध आबादी दर्ज की गई है। कितनी है, कह रहा है 12,981 है मध्य प्रदेश में, जो कि 2024 में 10,825 थे। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ध्यान में रखना है। ओके, ध्यान में रखना। अब देखो इसका स्टैटिक पोर्शन आपने कभी नहीं कंप्लीट किए होंगे, और यूपीएससी में जनरल ऐसे ही क्वेश्चन फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बुक काफी ज्यादा। राज्य वन विभाग द्वारा गिद्ध गणना का दूसरा चरण 29 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। कह रहा है कि भाई ये जनगणना है गिद्ध की, ये 2 फेसेस में होगी। पहले फेस की तो हो चुकी है, दूसरी फेस की भी हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 अप्रैल 2025, लेकिन इसका फाइनल डाटा आगे आएगा। कह रहा विश्व में 23 प्रकार के गिद्ध की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 9 तो भारत में ही पाई जाती हैं, और 9 जो भारत में पाई जाती है कह रहा उनमें से 7 प्रजातियां तो एमपी में ही पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना 23, 9 और 7। मध्य प्रदेश में गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा, कुनबा क्या होता है, जो गिद्ध वगैरह है तो वो एक साथ जब रहते हैं तो उसको कुनबा बोलते हैं। तेरा पन्ना नेशनल पार्क में है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाल, अब देखो कौन कौन से गिद्ध पाए जाते हैं, लाल सिरबाला गिद्ध, जिसे एशियाई राजा गिद्ध भी कहते हैं, एक ही नाम है इनके, ठीक है ना, दोनों एक ही है। भारतीय काला गिद्ध, पौंडचेरी गिद्ध भी कहा मतलब पाया जाता है। ओके, ठीक है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है, इसको भी ध्यान में रखना। भारत का पहला क्या बात है, सो नहीं हो रहा क्या ये, देखते हैं बिल्कुल कह रहा भारत का मतलब दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है, वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। देखते हैं डिटेल, इसका नाम क्या है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, कहता पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, 2 नाम है, इसको ध्यान में रखना। देश का पहला चिड़ियाघर बन चुका है जिसमें बायो बैंक जो है वो भी आपकी संचालित की जा चुकी है। इसका उद्देश्य क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवांशिक पदार्थों जो डीएनए वगैरह होते हैं, कोशिकाएं और ऊतक को संरक्षित करना, ठीक है ना। इसके बाद में कह रहा है प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान को मजबूती मिलेगी। दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कह रहा है यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित हो रही है। आगे देखते हैं, बायो बैंक एक फ्रोजन जू के रूप में कार्य करेगा। यहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त डीएनए, कोशिका और ऊतक नमूनों को, अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूँ, कह रहा जहां संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त डीएनए, कोशिकाओं तथा ऊतक नमूनों को कितने डिग्री माइनस 196
जो है डिग्री माइनस ताप पर इन्हें रखा जाएगा। तरल नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक विधि में संरक्षित किया जाएगा। जो मैं वर्ड आपको बताने वाला था वो यही है कि क्रायोजेनिक विधि क्या है। तो क्रायोजेनिक विधि एक्चुअली में ऐसी विधि है जिसमें हम डीएनए वगैरह को इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं और बहुत कम तापमान इसमें जो है रखा जाता है। आप देख सकते हैं -196 डिग्री, माइनस क्या है, बहुत कम तापमान पे रखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्रायोजेनिक विधि। आपने शायद पढ़ी हो लेकिन आई थिंक नहीं पढ़ी हो, तो इसको भी ध्यान रखना, स्टैटिक पोर्शन में पूछा जाता है क्रायोजेनिक विधि क्या है। बायोबैंक के अलावा कह रहा इसी चिड़ियाघर में ने आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला कंकाल संग्रहालय भी शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नया प्रारूप लॉन्च हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 17 जनवरी 2025 को यह लॉन्च किया गया है। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा शुरू की गई है जो उन शहरों को मान्यता देती है जो पिछले 3 वर्षों, वेरी इंपॉर्टेंट है, डाटा पूछा जा सकता है पिछले कितने, 5 वर्षों, 7 वर्षों, लेकिन नहीं, 3 वर्षों में लगातार स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हों। सुपर स्वच्छ लीग में 12 शहर शामिल है। अभी तक कितने शहर शामिल हैं? तो 12 शहर सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टैटिक पता है थोड़ा अनुमान लग सकता है। भाई कह रहा पिछले 3 सालों से उन्होंने स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जैसे इंदौर होगा, आपका भोपाल होगा, नवी मुंबई होगी, है ना। तो क्योंकि मतलब अगर जब आप पढ़ते थे तो आपको पता होगा भाई कौन कौन से स्वच्छ शहर जो है पिछले 6-7 सालों से आगे हैं। अब आगे यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे शहरों में जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है, तो कह रहा है उसमें सबसे जो है स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी महाराष्ट्र, पाटन गुजरात, पंचगनी महाराष्ट्र, पाटन गुजरात। फिर कह रहा और छोटे शहर जिनकी जनसंख्या 20,000 से 50,000 के बीच में, तो उसमें बिटा महाराष्ट्र और सासबाड़ महाराष्ट्र। कॉमन सी चीज, अगर राज्य देगा तो देख लो उसमें भी महाराष्ट्र पहले पे है, इसमें भी महाराष्ट्र पहले पे है। छोटे शहरों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो कॉमन सेंस वहां पे काम करता है, जो ओवरव्यू होता है हमारा वो काम करता है हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। मध्यम शहर जिनकी आबादी 50,000 से 3 लाख है, उसमें जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है सबसे स्वच्छ है। आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति है, जहाँ पे तिरुपति लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, तिरुपति मंदिर भी है वहां पे, कह रहा कि ये जो है स्वच्छ शहर के रूप में इन्हें नामित किया गया है। बड़े शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख तक होती है, इनमें कह रहा है नोएडा यूपी का, बिल्कुल पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर वो सीधे पूछ लेगा ना तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, तो आप अनुमान लगा सकते हैं नोएडा रियल में स्वच्छ शहर है। लेकिन अगर वो उल्टा पूछ ले कि भाई नोएडा जो है उसको जो स्वच्छ शहर रिपोर्ट आई है उसको पहला स्थान दिया गया, किस कैटेगरी में, तब आपको डेफिनेटली जो है वहां पे आंसर सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो ध्यान रखना बड़े शहरों में जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख तक है। ओके, 5th है मिलियन प्लस शहर, मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इन्हें बोलते हैं मेगा सिटी। क्या बोलते हैं? या महानगर बोलते हैं। इस श्रेणी में महानगर शामिल है। भाई महानगर की परिभाषा ही होती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, उन्हें महानगर ही कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है इंदौर मध्य प्रदेश का भाई पहले नंबर पे है। हम अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग करंट अफेयर काफी पहले से पढ़ रहे होंगे, हर बार में इंदौर पहले पे आता है। स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इंदौर का, बिल्कुल काबिले तारीफ है इंदौर और नवी मुंबई। तो ध्यान रख लीजिए, चलो 3 भी ध्यान रख लो भाई, सूरत गुजरात वाला ध्यान भी रह जाएगा, सूरत गुजरात वाला है ना। इंदौर को लगातार, यहाँ पे देखना, इंदौर को लगातार 7वीं बार, मतलब पिछले 7 सालों से, और कब लगातार, मतलब बीच में गैप ही नहीं है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का किताब उसे लगातार दिया जा रहा 7 सालों से। शहर में 100% कह रहा है, ऐसा भी ना हो कि 99% कह रहा पूरे 100% कचरा पृथक्करण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। उन्नत खाद निर्माण तकनीकी और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली भी यहाँ पे लागू की गई है। एक तो मैं ये पढ़ रहा हूँ बहुत दिनों से, कम 4-5 सालों से करंट अफेयर में, ये पहले पे रह रहा। एक आपका इंडेक्स आता है वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें वियना जो है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना,
वो टॉप पर ही चल रही है। लेकिन इस बार कोई शहर है, आई थिंक अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसने उसको छोड़ दिया, दूसरे पे आ गया, तो वो भी बहुत अच्छा शहर है। ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, आगे पनडुब्बी भाई, आरओ में सेम क्वेश्चन आया, आरओ में सेम क्वेश्चन आया, बस ये पूछा गया था कि भारत में मतलब अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पनडुब्बी को 6000 मीटर की गहराई पे पानी सागर में ले जाया जाएगा, तो उसका नाम क्या है, घुमा के थोड़ा सा पूछा, तो कवर करते हैं इसको। डीप ओशन मिशन के तहत, इस मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन के तहत, पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री इसकी, क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, अगर वो जल मंत्रालय दे देगा ना तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सागर में जल होता है, जल जो है वो उससे संबंधित होगा, तो मतलब चांस है कि उसने शुरू की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू किसने किया है, तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना, बिल्कुल आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, यही इसका राइट जवाब था, समुद्रयान परियोजना के तहत ही ऐसा किया गया है। चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000, पनडुब्बी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, 6000 का कट्टुपल्ली बंदरगाह पर, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, कट्टुपल्ली बंदरगाह कहाँ है, ठीक है ना, तो इसको भी देख लेना आप। 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक गीला परीक्षण किया गया है। 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई तक उथले पानी में परीक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कह रहा है कि पहली बार में से जब ले जाया जाएगा तो 3 व्यक्ति इसमें जो है जाएंगे, ओके, 3 व्यक्ति इसमें जो है जाएंगे समुद्र में यात्रा करने के लिए। और इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने करवा दी है आपको। मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मोपा जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है किस राज्य में, किस शहर में है, तो गोवा में है। इसके एक नहीं 2 नाम है, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका दूसरा नाम है मोपा का मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा में है। कह रहा है जिसे GMR, जिस कंपनी को अभी शामिल किया गया है, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे मिला है, लेकिन अगर भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा पूछे तो दिल्ली हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। में फरवरी 2025 में इतिहास रचते हुए भारत का पहला, दिस पॉइंट ऑल्सो शुड बी नोटेड, पहला है हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र में, ये भी क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र में मतलब वैसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो भाई ये लोग सेवा ही दे रहे हैं तो सेवा क्षेत्र में ही होगा। प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार में स्वर्ण ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी जो है इसे नवाजा गया है। यह सम्मान मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन, कार्यस्थल पर चोटों को कम करने की प्रतिबद्धता और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की सराहना करता है। हवाई अड्डे की सक्रिय सुरक्षा उपायों, शून्य घटना रिकॉर्ड, मतलब कोई भी दुर्घटना नहीं यहाँ पे हुई है, ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पहला भारतीय हवाई अड्डा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेवा क्षेत्र में श्रेणी में स्वर्ण ट्रॉफी दी गई है। तो ध्यान रखना कहाँ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बंगाल में, भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आ गई है, अच्छी बात है हमारे लिए। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट, ठीक है, नाम ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इथोपिया के बोलो विश्वविद्यालय, अब ये जो रिपोर्ट जारी करता है तो कौन सा विश्वविद्यालय करें, इथोपिया का बोलो विश्वविद्यालय, कनाडा का मैकमास्टर विश्वविद्यालय, इन लोगों ने मिलकर जो है लगभग में 106 देशों पर अध्ययन किया, तभी रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया भारत में अभी 8.38% जो लड़कियां हैं उनकी शादी जो है 18 साल से पहले ही हो जाती है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि भाई जो सबसे अधिक दर है जहां पे लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है जहां पे 55.55, याद रखना आसान है, बस 2-3 बार आप देख ही लेना, याद हो जाएगा, 55.55% है। इसके बाद में सेंट्रल अफ्रीका जो है वहां का 49 है और माली का ये 39 है, ये भी अफ्रीकन है, माली कंट्री है ना। सबसे कम, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, अगर दे देगा वो सबसे कम किसका है तो हम क्या बताएंगे ना, अमेरिका है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री ऐसे हैं, या फिर
जो यूरोपियन कंट्री है। लेकिन यहाँ पे क्या भाई, ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया आपने शायद नाम भी नहीं आज तक सुना होगा, ट्यूनेशिया। ये भी आई थिंक अफ्रीकन कंट्री आई थिंक, है ना, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, अफ्रीकन ही होगा क्योंकि एशियन तो है नहीं, 100% एशियन नहीं है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है ये, उसके बाद में आपका दक्षिण अमेरिकन भी नहीं है और उत्तरी अमेरिकन भी नहीं है कंट्री, तो दो में से होगा। यहाँ केवल मतलब 1% से भी कम लड़कियों की शादी 18 वर्ष के पहले की जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख चुके हैं, दोबारा इस टेबल को क्या देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखो भाई ये आ गया, संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है। कौन कौन सी है, कह रहा लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार करने की घोषणा की है। कह रहा जब इनको हम इंक्लूड कर देंगे तो संसद में कुल ऐसी 16 भाषाएं हो जाएंगी जिनका अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। वही 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में शामिल है, लेकिन अभी तक 16 भाषाओं में ही अनुवाद संसद में जो है वो हो पाया है, ठीक है। और 6 आ गया तो ये भी ध्यान रखो भाई, 6 आ गया तो ये भी ध्यान रखो कि जो है सांस्कृतिक भाषाएं भी हमारी अभी 6 जोड़ी गई थी, है ना, 6 जोड़ी गई तो टोटल संख्या इनकी हो गई है 11। ओके, तो इसको भी हमें ध्यान, नहीं 6 नहीं आई थी, 5 जोड़ी गई थी, टोटल में 11 है, आप एक बार देख लेना। ओके, भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। हालांकि कम होनी चाहिए, और भी कम होनी चाहिए, लेकिन 70% हमने करके दिखा दिया। दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि 70% कम कर दी हमने। संयुक्त राष्ट्र की मार्च 2025 में जारी इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मैटरनिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट में कहा गया था, ऐसा बताया गया है। आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी योजना है भाई, 5 लाख रुपए जो है पर फैमिली इसमें जो है स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। के क्षेत्र में रणनीतिक निवेश में भारत में लाखों बच्चों की जान बचा ली है, बिल्कुल सही बात है। 2000 के बाद भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों का आंकड़ा 70 और नवजातों की मौतों का आंकड़ा 61% तक कम कर लिया है। यूपीएससी मेंस के लिए, पीसीएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जो है समाज संबंधित क्वेश्चन आएगा कि भारत कौन कौन से स्टेप उठा रहा है, उसके कौन से परिणाम मिल रहे हैं हमें, तो ऐसे आपको जो है ऐसी जानकारी, इंफॉर्मेशन, ऐसे पॉइंट्स वहां पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। भारत में 4 नए रामसर स्थल, देखिए भाई 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, कब, तो डेट भी ध्यान रखो, 31 जनवरी 2025 को, मतलब 25 की शुरुआत में 4, वो कौन कौन से हैं, तो 4 को जब हम मिला देंगे तो पहले 85 थे, अब ध्यान रखना, पहले 85 थे, 4 और जोड़े गए तो भैया कितने हो गए, 89 हो गए। फिर अभी हम और पढ़ेंगे, बाद में 2 और जोड़ दिए गए, तो टोटल में अब वर्तमान में, वर्तमान का मतलब है अगस्त 2025 में 91 है, इनकी टोटल संख्या भी इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में 91 है, इन्हें हम नहीं अभी पढ़ेंगे क्योंकि अभी जस्ट हम 2 और पढ़ेंगे, तो सीधे पढ़ लो, 91 में कंफ्यूजन क्यों हम करें। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, और चारों तमिलनाडु के हैं, चारों तमिलनाडु के हैं, सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, फिर थेरथगल पक्षी अभयारण्य, सॉरी चारों नहीं 2, सिक्किम में कह रहा है कि खेचोपल्ली आर्द्रभूमि, झारखंड में उधवा झील, तो इसको ध्यान में रखना है, चारों नाम बस इसमें जो है मैच करेगा कि कौन सा किस राज्य में पड़ता है। वर्तमान में तमिलनाडु में स्टैटिक पोर्शन है, देश में सबसे ज्यादा 20 रामसर साइट हैं, ठीक है ना, 20 रामसर साइट है। अगर भारत की बात करें, दुनिया का तीसरा सर्वाधिक रामसर साइट रखने वाला देश है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी है उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर नीचे में आपका जो टॉपिक वाइज दिया होता है, जैसे खेल, पुरस्कार, सम्मेलन, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले इन्हें कवर करेंगे। इसमें रिपोर्ट्स वगैरह सारी, सूचकांक वगैरह सारे आपके होंगे, जो और भी इंपॉर्टेंट नई नियुक्तियां हैं तो उनके बारे में भी होगा, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा हो। अगर थोड़ी भी हेल्प आपको हमारी वीडियो से मिल रही है तो प्लीज हमें सपोर्ट करना ना भूलें, और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस सीरीज को पूरा ही देखें। थैंक यू वेरी मच।